Hey guys, welcome back to my channel Exam Addict. So in this session we are going to discuss about research aptitude part 9 hypothesis in detail, and this video is going to be presented by me, Swati Kanochia. But before that, please subscribe, like and share my channel Exam Addict. And if you are interested in my profile, so आप यहाँ पर check out कर सकते हैं. Hey guys, welcome back to my channel Exam Addict. So in this session we are going to discuss about hypothesis in detail. So we are going to discuss hypothesis, its importance, its purpose and types in detail today. So सबसे पहले करते हैं definition से. So what is the definition of hypothesis? Hypothesis actually होता क्या है? इसके पहले जो मेरी previous video थी research process वाली, उसमें मैंने already आपको describe किया हुआ है, but आज हम यहाँ पर डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि hypothesis है क्या. So सबसे पहले तो definition पता होना चाहिए कि hypothesis actually किसको कहते हैं. तो हाइपोथेसिस क्या होता है कि जब हम रिसर्च प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें हाइपोथेसिस बनाना होता है, राइट. तो हाइपोथेसिस ये रिसर्च के जो स्टेप्स हैं, रिसर्च प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं, उसमें वन ऑफ द स्टेप है ये हाइपोथेसिस, राइट. सो हाइपोथेसिस क्या होता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है, आपका जो ऑब्जर्वेशन है, फिनोमेना है, उसके लिए आपने एक टेंटेटिव सॉल्यूशन सोच के रखा है. सो a tentative explanation for an observation, phenomena, scientific problem that can be tested by further investigation. तो यहाँ पर क्या कहने का मतलब है, जो साइंटिफिक प्रॉब्लम है जिसके ऊपर आप रिसर्च करने वाले हो, ऑब्जर्वेशन है, फिनोमेना है, तो कोई भी आपने एक टेंटेटिव सॉल्यूशन सोच के रखा है, एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन सोच के रखा है पहले से ही कि वो ये जो कंक्लूजन आएगा हमारे रिसर्च का ये होगा या नहीं होगा, ठीक है. सो ये जो आपने टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन दिया होता है ये आगे चल के रिसर्च में टेस्ट भी होता है. दैट कैन बी टेस्टेड बाय फर्दर इन्वेस्टिगेशन. तो जब हम रिसर्च में इन्वेस्टिगेशन करते हैं आगे तो टेस्ट भी होता है ये. सो आपका जो हाइपोथेसिस होना चाहिए वो हमेशा आप इसको टेस्ट कर पाओ, राइट. अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन फॉर एन ऑब्जर्वेशन, फिनोमेना और साइंटिफिक प्रॉब्लम दैट कैन बी टेस्टेड बाय फर्दर इन्वेस्टिगेशन, राइट. दिस मीन्स अ हाइपोथेसिस इज द स्टेपिंग स्टोन टू अ सून टू बी प्रूवन थ्योरी. For a hypothesis to be considered a scientific hypothesis, it must be proven through the scientific method. तो ये कहने का मतलब है जो हाइपोथेसिस है वो एक स्टेपिंग स्टोन है, एक आपके लिए कह सकते हो कि एक सीढ़ी का काम करती है, जो आगे चल के जो थ्योरी आप डेवलप कर रहे हो, जिस टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हो, वो थ्योरी जो आपने बनाई होती है उसको एट लास्ट वो प्रूव कर देती है, राइट. For a hypothesis to be considered a scientific hypothesis, it must be proven through a scientific method. And अगर scientific hypothesis आप develop करते हो, scientific hypothesis बनाते हो, तो उसके लिए उस hypothesis को test करने के लिए scientific method का use होना चाहिए and उसी के through वो proven होना चाहिए, उसी के through वो proof होना चाहिए, okay, right. So moving on, second point is, however, it is also a fact that hypothesis might be correct as well as wrong when proven through investigation and can be rejected or verified after its scrutiny. So hypothesis, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमेशा टेस्ट होता है रिसर्च में, तो ये करेक्ट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है, आपका राइट भी हो सकता है, हाइपोथेसिस रॉन्ग भी हो सकता है प्रूव होने के बाद में. एंड स्क्रूटनी जब होती है, जब हमारी थीसिस की स्क्रूटनी होती है, जब सुपरवाइज़र जो होते हैं, जब उस हमारी थ्योरी का जो भी हमने थीसिस लिखा होता है, जब स्क्रूटनी करते हैं तो वो हाइपोथेसिस रिजेक्ट भी हो सकता है, इट कैन बी रिजेक्टेड और verified, right. So moving on, functions of hypothesis. The first one is it gives a direction to the research. आप तरीके से आपको अपना रिसर्च प्रोसेस आगे कंटिन्यू करना है, राइट.
सेकेंड पॉइंट इज इट स्पेसिफाइज द फोकस ऑफ द रिसर्चर। सो रिसर्चर, जैसा कि जब हाइपोथेसिस नहीं होता है, बिना हाइपोथेसिस के कोई भी रिसर्च देखिए सक्सेसफुल नहीं होता है, राइट। सो रिसर्चर को जब वो डायरेक्शन देता है तो उसका जो फोकस होता है वो भी बना रहता है, वो अपने पाथ से, अपने रास्ते से, जो भी जिस पे चल रहा होता है उससे भटकता नहीं है, राइट। थर्ड पॉइंट इज इट हेल्प्स इन डिवाइजिंग रिसर्च टेक्निक्स। ऑल्सो जो हाइपोथेसिस है वो रिसर्च टेक्निक्स में आपको डिवाइस करने में हेल्प करती है कि कौन सी आपको रिसर्च टेक्निक्स का यूज़ करना है, कैसे डेटा एनालिसिस करना है, कैसे डेटा कलेक्शन करना है, राइट। द फोर्थ वन इज़ इट प्रिवेंट्स फ्रॉम ब्लाइंड रिसर्च। अगर आपके पास में हाइपोथेसिस होगा, इफ़ यू हैव डेवलप्ड दैट हाइपोथेसिस, तो वो आपको प्रिवेंट करेगा ब्लाइंड रिसर्च से। ऐसे ब्लाइंडली काम करते हो तो वो नहीं होता है या फिर वो गलत होता है। सो अगर आप ब्लाइंड रिसर्च करते हो तो ऑफ कोर्स वो गलत ही होगा। सो इट प्रिवेंट्स फ्रॉम दैट ब्लाइंड रिसर्च, राइट। फिफ्थ वन इज इट एंश्योर्स एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। सो आपका जो रिसर्च है उसमें एक्यूरेसी होना बहुत ज़रूरी है, प्रिसिशन होना बहुत ज़रूरी है, ये उसमें भी हेल्प करता है। सिक्स्थ वन इट सेव्स रिसोर्सेज, दैट इज़ टाइम, मनी एंड एनर्जी। तो कहने का ये मतलब है कि जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, जैसे कि आपका टाइम की बचत करता है, आपके मनी की बचत करता है, एंड एनर्जी, ऑफ कोर्स आपकी एनर्जी भी सेव होती है। सेवेंथ पॉइंट इज इट इज़ डेवलप्ड टू टॉक अबाउट द रिसर्च प्रॉब्लम और टू एड्रेस एनी फिनोमिनन। तो कोई भी फिनोमिना है उसको एड्रेस करने के लिए आपको सबसे पहले हाइपोथेसिस बनाना होता है। एंड ऑल्सो रिसर्च प्रॉब्लम, इट इज़ डेवलप्ड टू टॉक अबाउट द रिसर्च प्रॉब्लम। तो कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम है, आपने देखा, उसके ऊपर आपको रिसर्च करना है, सो यू हैव टू डेवलप हाइपोथेसिस फर्स्ट। आपको हाइपोथेसिस बनाना होता है, उसी के बेसिस पे ही आप अपना रिसर्च कंटिन्यू करते हैं। वन इज़ इट एम्स टू एनकरेज क्रिटिकल अप्रोच, राइट। तो आपको एक क्रिटिकल अप्रोच रखने में मदद करता है, एनकरेज करता है, ओके। द नाइन्थ वन इज इट एनेबल्स बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टडी। तो जिसके ऊपर भी आप स्टडी कर रहे होते हैं, जिस टॉपिक पे भी आप स्टडी कर रहे होते हैं, उसका जो सब्जेक्ट मैटर है, मीन्स कि लिटरेचर जो है, जो लिटरेचर होता है उस टॉपिक का, उस स्टडी का, उसको बेटर अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प करता है। इट एनेबल्स बेटर अंडरस्टैंडिंग, ओके। टेंथ वन इज इट फर्दर असिस्ट इन द केयरफुल एंड फोकस्ड एनालिसिस ऑफ डेटा कलेक्टेड। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हाइपोथेसिस आपकी रिसर्च टेक्निक्स में भी बहुत हेल्प करता है। सो रिसर्च टेक्निक्स में डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस आर टू, जो आपको फोकस रखने में हेल्प करते हैं, आपका जो रिसर्च है उसको कैरी ऑन करते हैं। सो डेटा टेक्निक्स में हेल्प करता है, डेटा कलेक्शन में हेल्प करता है, उसके एनालिसिस में हेल्प करता है, राइट। सो मूविंग ऑन, पर्पस ऑफ हाइपोथेसिस। A hypothesis is used in an experiment to define the relationship between two variables. The purpose of a hypothesis is to find the answer to a question. So, क्यों इसका पर्पस क्या है, राइट। हम हाइपोथेसिस रिसर्च प्रोसेस में क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, इसका पर्पस क्या है, क्यों हमें बनाना होता है, वी आर गोइंग टू डू रिसर्च। So, a hypothesis is used in an experiment to define the relationship between two variables. तो जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी रिसर्च में two variables, that is independent variable and dependent variable, are two most important variables, right? So, इसका जो relationship है two variables, that is IV and DV, independent variable and dependent variable के बीच का जो relationship है उसको ये define करता है। A hypothesis is used in an experiment to define the relationship, right? The purpose of a hypothesis is to find the answer to a question. The second point, first point ये है कि जो IV and DV के जो
रिलेशनशिप है उसको डिफाइन करता है। सेकेंड वन इज़ टू फाइंड द आंसर टू अ क्वेश्चन, जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी टॉपिक है, उसका आंसर फाइंड आउट करने में आपको हेल्प करता है। Third one is a formalized hypothesis will force us to think about what results we should look for in an experiment। ठीक है, तो जो भी हमें ये हेल्प करता है, हमें हेल्प करता है इस चीज़ में भी कि हमारे एक्सपेरिमेंट में क्या रिजल्ट आना चाहिए, ये भी ये बहुत हेल्प करता है, राइट। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट the first variable is called the independent variable. As we all know, this is the part of the experiment that can be changed and tested. As I already told you in my previous videos कि जो भी variables होते हैं independent and dependent variables, these two are most important variables. So the independent variable एक ऐसा variable होता है जो कि researcher मैनिपुलेट करता है, कंट्रोल करता है, चेंज कर सकता है, ओके, एंड विच कैन बी टेस्टेड, जिसको हम टेस्ट करते हैं। सो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरिएबल वन, ओके। द सेकेंड वन इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैपन्स फर्स्ट and can be considered the cause of any changes in the outcome. The outcome is called the dependent variable. So यहाँ पर किसी भी रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिसर्चर मैनिपुलेट कर सकता है, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। नाउ डिपेंडेंट वेरिएबल को इसलिए रखा जाता है किसी भी रिसर्च में, ज़रूरी भी है, बिकॉज वो मेजर करने के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आते हैं एंड उसको मेजर किया जाता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मेजर करते हैं थ्रू डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। सो द आउटकम इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉज जो है वो IV है, जो IV इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, कॉज है। DV क्या है, मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इफेक्ट, ओके। दिस इज द इफेक्ट। तो जो भी आउटकम निकलता है, जो भी इफेक्ट निकलता है उस कॉज का, that is called dependent variable. Now moving on, parameters of good hypothesis. एक good hypothesis, एक बहुत अच्छा hypothesis बनाना बहुत important है, right? तो उसके parameters क्या क्या हैं? अगर ये points हैं तो आपका जो hypothesis है उसे अच्छा माना जाएगा। Empirically, आपका जो hypothesis है वो empirical होना चाहिए, means कि वो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। दैट शुड बी बेस्ड ऑन एविडेंस। आपने जो भी लिटरेचर रिव्यू किया उससे आप हाइपोथेसिस बनाते हैं, सो आपका जो भी हाइपोथेसिस है वो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, आपके पास प्रूव होना चाहिए। देन सेकेंड पॉइंट इज टेस्टेबल। जैसा कि मैंने बताया कि एक अच्छा हाइपोथेसिस वही होता है जिसको हम रिसर्च में टेस्ट करते हैं, आगे टेस्ट करते हैं, सो वो टेस्टेड हाइपोथेसिस हो जाता है, राइट, एंड वो करेक्ट भी हो सकता है एंड रॉन्ग भी हो सकता है। थर्ड वन इज सिंपल एंड क्लियर। गुड हाइपोथेसिस को हमेशा सिंपल एंड क्लियर होना चाहिए। फोर्थ वन इज स्पेसिफिक एंड रेलिवेंट, उसमें इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, आपका हाइपोथेसिस बहुत रेलिवेंट होना चाहिए, उसमें कोई फालतू के वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए, यूजलेस वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, राइट। देन नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिडिक्टेबल। आप उसको प्रिडिक्ट कर पाएँ, आपका हाइपोथेसिस ऐसा होना चाहिए कि जो भी आपका रिसर्च का जो आउटकम निकलने वाला हो वो प्रिडिक्ट कर पाए कि राइट होगा या रॉन्ग होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजेबल। ऐसा होना चाहिए आपका हाइपोथेसिस जो मैनेजेबल हो, उसमें वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए कि आपको कन्फ्यूजन हो जाए। जितने वेरिएबल्स होंगे उतना आपको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी रिसर्च में, तो इट शुड बी मैनेजेबल। इज ब्रेनस्टॉर्म। डिफाइन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट
वेरिएबल्स वेरी स्पेसिफिकली। आप अपने इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स आपके हाइपोथेसिस में क्या है उसको स्पेसिफिकली आप पहले तो डिस्क्राइब कर लें, डिफाइन कर लें कि इसमें से कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इस सेंटेंस में एंड कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है। एंड डोंट टेक ऑन मोर देन यू कैन हैंडल। तो आपको ज़्यादा नहीं लेना, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होना चाहिए, राइट? तो इट शुड बी रेलिवेंट। एंड डोंट टेक ऑन मोर देन यू कैन हैंडल। कीप योरसेल्फ लेजर फोकस्ड ऑन वन स्पेसिफिक कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी। तो आपको कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी पता होना चाहिए कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉज कर रहा है एंड उसका इफेक्ट जो होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। क्या कॉज है क्या इफेक्ट है आपके हाइपोथेसिस में, ये बहुत अच्छे से डिफाइन होना चाहिए। कीप योर लैंग्वेज क्लीन एंड सिंपल। बहुत साधारण सी, बहुत सिंपल एंड क्लीन लैंग्वेज होनी चाहिए। स्टेट योर हाइपोथेसिस एज कंसाइजली एंड टू द पॉइंट एज पॉसिबल। तो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, राइट? नाउ मूविंग ऑन, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे हर साल क्वेश्चंस आते हैं एंड अगर आपने बहुत अच्छे से हाइपोथेसिस को डिटेल में समझा हो तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई एम श्योर कैंडिडेट्स को थोड़ी प्रॉब्लम होती है समझने में हाइपोथेसिस, बट इट इज़ वेरी सिंपल। आपको बहुत मज़ा आएगी अगर आप पूरा रिसर्च एक कहानी की तरह समझेंगे, एक स्टोरी की तरह समझेंगे एंड उसको समझ के ही, देखिए इसमें से एक भी स्टेप अगर आपने मिस कर दिया तो आपके मार्क्स भी जा सकते हैं, ठीक है? सो यू शुड कॉन्सेंट्रेट। आपका टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो देखते हैं सिंपल हाइपोथेसिस, जो कि फर्स्ट हाइपोथेसिस है। Is the prediction of the relationship between two variables, the independent variable and the dependent variable. So नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो हाइपोथेसिस होगा ये बहुत सिंपल है, इसलिए इसका नाम सिंपल हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस में जैसा कि मैंने आपको बताया एक IV एंड एक DV होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। उसके जो रिलेशनशिप होते हैं, उनके बीच के जो रिलेशनशिप होते हैं उसको ये प्रिडिक्ट करता है, ठीक है? इसका जो प्रिडिक्शन ही सिंपल हाइपोथेसिस है। फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं, स्मोकिंग लीड्स टू कैंसर। जो स्मोकिंग है वो उससे क्या हो रहा है, कैंसर हो रहा है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये एग्जाम्पल आपको दिया है बिकॉज इट्स सो सिंपल टू अंडरस्टैंड, तो आप इससे बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। स्मोकिंग लीड्स टू कैंसर, स्मोकिंग क्या है, कॉज है, राइट? कॉज है एंड इट लीड्स टू कैंसर, सो दिस इज द इफेक्ट। ओके, स्मोकिंग से ही कैंसर हो रहा है, तो स्मोकिंग क्या है, IV है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड कैंसर क्या है, बिकॉज ये इफेक्ट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, DV मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट? मूविंग ऑन, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस से आपको नाम से पता चल रहा है कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, थोड़ा सा मिला जुला होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। सो इट एग्जामिन्स द रिलेशनशिप बिटवीन two or more independent variables and two or more dependent variables. So hypothesis में हमारा एक independent variable and एक dependent variable होता है। So complex hypothesis में दो या दो से ज़्यादा independent variable या dependent variables हो सकते हैं and उसके relationship को find out करना, उसके relationship को define करना, examine करना, ये complex hypothesis करता है, right? जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, स्मोकिंग एंड अदर ड्रग्स लीड्स टू कैंसर, डिप्रेशन, लंग इन्फेक्शंस एट्सेट्रा। सो मैंने ऊपर आपको क्या बताया, दैट इट एग्जामिन्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहाँ पर एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑल्सो। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्मोकिंग क्या है, IV है, बिकॉज ये कॉज कर रहा है। ड्रग्स क्या है, अदर ड्रग्स क्या है, वो भी IV है, राइट? And it leads to cancer, depression and lung infection. So smoking and other drugs से क्या क्या हो सकता है, cancer, depression, lung infections etc. So जो कैंसर है, डिप्रेशन है, लंग इन्फेक्शन है, ये क्या है, इफेक्ट है किस चीज़ का, स्मोकिंग का एंड अदर ड्रग्स का। सो ये क्या है, इफेक्ट हो रहा है, सो ये क्या है, DV है, डिपेंडेंट वेरिएबल है।
So smoking and other drugs are independent variable, whereas cancer, depression and lung infection are dependent variable, right? I hope so you are understanding. Now moving on, null hypothesis. So null hypothesis का मतलब है ऐसा hypothesis जो कि है ही नहीं, null hypothesis, ठीक है. So it is also denoted as H0, okay, H0, इसको हम H0 से भी डिनोट करते हैं. सो नल हाइपोथेसिस है. ओके, सो नल हाइपोथेसिस एग्जिस्ट व्हेन अ रिसर्चर बिलीव्स देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स और देयर इज अ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन टू स्टेट अ साइंटिफिक हाइपोथेसिस. सो नल हाइपोथेसिस क्या होता है? रिसर्चर ऐसा बिलीव करते हैं जब दो वेरिएबल यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो रिलेशनशिप है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता हो. जो वेरिएबल्स हैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का जो भी रिलेशनशिप होगा वो अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा, होगा ही नहीं, या फिर कुछ कमी होगी, ठीक है, कुछ कमी होगी इंफॉर्मेशन की. सो दिस इज कॉल्ड एज नल हाइपोथेसिस. दिस इज समथिंग टू अटेम्प्ट टू डिसप्रूव और डिसक्रेडिट. ठीक है, ये कुछ ऐसा है कि आपने जो भी उनके बीच का जो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप है उसको डिसप्रूव कर देता है, डिसक्रेडिट कर देता है, राइट. सो आपको याद क्या रखना है कि नल हाइपोथेसिस, नल मतलब कि कुछ भी नहीं, ठीक है. सो नल इज डिनोटेड बाय H0. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये देखिए, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट. इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. 4 ऑप्शंस होते हैं, H0, 1, 2, 3, 4. सो इसमें से नल हाइपोथेसिस किसे कहते हैं, या फिर H0 को हम कौन से हाइपोथेसिस से डिनोट करते हैं, ठीक है. इसको नल हाइपोथेसिस किससे डिनोट होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो H0 आपको याद रखना है. और इसके बीच में जो वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो नहीं होता है या फिर लैक करता है. एग्जाम्पल देखते हैं इसका. बेड रेस्ट विल नॉट रिलीव्स सीवियर एस्थमेटिक पेशेंट. जो भी अस्थमा के पेशेंट होंगे उनको अगर वो बेड रेस्ट करेंगे, जो सीवियर एस्थमेटिक पेशेंट होंगे तो जो बेड रेस्ट करेंगे उनको रिलीफ नहीं मिलेगा, उनको जो रिलीफ है वो नहीं मिलेगा. सो यहाँ पर आप देखें कि जो बेड रेस्ट है वो IV है, ठीक है, एंड सीवियर एस्थमेटिक पेशेंट ये क्या है, DV है. तो इनके बीच का आप देखें कि कोई भी सीवियर एस्थमेटिक पेशेंट है उसको बेड रेस्ट से कोई रिलीफ नहीं मिलता है, एज वी ऑल नो, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ रेस्पिरेटरी डिजीज़. ये कैसी डिजीज़ है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है इसमें, रेस्पिरेटरी डिजीज़ है. तो बेड रेस्ट से मतलब इसमें रिलीफ नहीं मिलता है उस पेशेंट को. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है. सो यहाँ पर ये नल हाइपोथेसिस होता है, राइट. सो मूविंग ऑन, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम डिनोट करते हैं H1 से. नाउ ये एक ऐसा सीन है जहाँ पर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एंटर करता है एंड इन एन अटेम्प्ट टू डिसप्रूव अ नल हाइपोथेसिस. ये एक ऐसा स्टोरी, देखिए कि स्टोरी चलती है जब रिसर्चर बिलीव कर लेता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है. सो वहीं पर ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को अगर हम देखते हैं तो ये नल हाइपोथेसिस को डिसप्रूव कर देता है, ठीक है. रिसर्चर्स will seek to discover an alternative hypothesis. For example, my health improves when I ate apples instead of pizza. So, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है जब पिज़्ज़ा के बजाय मैं एप्पल खाता हूँ या खाती हूँ, राइट. सो यहाँ पर क्या है कि आपकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो रही है, ठीक है, when I ate apple instead of pizza. So यहाँ पर आप देखेंगे कि एप्पल्स हैं, पिज़्ज़ा है, ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है. तो यहाँ पर हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, हेल्थ इम्प्रूव हो रही है आपकी
सो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है जहाँ पर यहाँ पर देखिए एग्जिस्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर उनका रिलेशनशिप जो है IV एंड DV के बीच का वो एग्जिस्ट हो रहा है। सो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हुआ, आपके नल हाइपोथेसिस को इसने डिस्प्रूव कर दिया। नाउ मूविंग ऑन, लॉजिकल हाइपोथेसिस। लॉजिकल हाइपोथेसिस इज अ प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन possessing limited evidence. Generally, you want to turn a logical hypothesis into an empirical hypothesis, putting your theories or postulations to the test. So, जो लॉजिकल हाइपोथेसिस है हम इसको हमेशा टेस्ट करते हैं, राइट। एक टेस्टिंग हाइपोथेसिस भी होता है ये, जहाँ पर ये बहुत लॉजिकल होता है। इज़ अ प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन possessing लिमिटेड एविडेंस। सो ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लाइन में जो भी अबव लाइन है उसमें आपको बताया हुआ है कि जो हाइपोथेसिस होता है वो आपका अच्छा तब माना जाता है जब वो एम्पिरिकल हो, एविडेंस बेस्ड पे हो, ठीक है, एविडेंस होना चाहिए। तो लॉजिकल हाइपोथेसिस में एविडेंस होता है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड होता है। सो एविडेंस बेस्ड होता है। सो अपने लॉजिकल हाइपोथेसिस को एम्पिरिकल हाइपोथेसिस में टर्न करना चाहोगे, ठीक है। सो एम्पिरिकल हाइपोथेसिस क्या होता है कि जब आप एविडेंस बेस्ड पे, एविडेंस बेसिस पे आप अपना हाइपोथेसिस बनाते हो, तो दैट इज कॉल्ड लॉजिकल हाइपोथेसिस। नाउ फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने नहीं लिखा है बट मैं समझाने की कोशिश करती हूँ आप। सपोज अभी रिसेंटली जो साइक्लोन अम्फान आया है, सो उसमें आप क्या करोगे कि उसमें हाइपोथेसिस, वो एक प्रॉब्लम है एंड उस पर आप रिसर्च कर रहे हो एंड यू डेवलप्ड हाइपोथेसिस, ठीक है, एंड लॉजिकल हाइपोथेसिस है, बट आप कन्वर्ट करोगे उसको एम्पिरिकल हाइपोथेसिस में। सो आपको प्रूफ चाहिए होगा, आपको एविडेंस चाहिए होगा उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, राइट। सो आप उसको उस एविडेंस के बेसिस पे अपना हाइपोथेसिस बना लोगे, ठीक है, कि यस साइक्लोन अम्फान आया था एंड क्यों आया था एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ठीक है। तो ये हो गया लॉजिकल हाइपोथेसिस। एम्पिरिकल बेस्ड होता है, आपने कोई प्रूफ आपके पास होता है, एविडेंस होता है, उसके बेसिस पे जब आप हाइपोथेसिस बनाते हो तो वो हो जाता है लॉजिकल हाइपोथेसिस। Now, empirical hypothesis, also called as working hypothesis, it based on evidence and empirical data produced by observation and experiment. तो जब empirical hypothesis क्या होता है कि इसको हम working hypothesis भी कहते हैं, इसे हम working hypothesis भी कहते हैं। It based on evidence, तो ये empirical का मतलब ही आप समझ लें कि ये एविडेंस बेस्ड पे है, ये भी एविडेंस बेस्ड पे होता है, जैसे कि लॉजिकल हाइपोथेसिस होता है एविडेंस बेस्ड पे, तो ये भी एविडेंस बेस्ड पे ही होता है। एंड जो भी एम्पिरिकल डेटा इसका आप जो प्रोड्यूस होता है वो ऑब्जर्वेशन, जब आप ऑब्जर्व करते हो उस प्रॉब्लम को, उस फिनोमेना को या उस एक्सपेरिमेंट को जब ऑब्जर्व करते हो, उस एम्पिरिकल डेटा एंड एविडेंस के बेसिस पे ही आप हाइपोथेसिस बनाते हो। इट कम्स टू लाइफ when a theory is being put to the test using observation and experiment. तो ये empirical hypothesis कैसे develop होता है, जब observation and experiment आप करते हो, ठीक है, तब आपकी ये theory जो develop होती है उसके basis पे ये आप empirical hypothesis को बनाते हो, right? It's no longer just an idea or notion, it's actually going through some trial and error. तो हम जानते हैं कि हर एक्सपेरिमेंट में ट्रायल एंड एरर होता है एंड परहैप्स चेंजिंग अराउंड दोज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम मैनिपुलेट करते हैं, चेंज करते हैं। सो चेंज करके मैनिपुलेट करके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एविडेंस के बेसिस पे हम हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, राइट। For example, how is the ability of college students in learning with ICT tools? So हम यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे हैं how is the ability of college students in learning with ICT tools? जो भी college students हैं, अगर उन्होंने ICT tools से learn किया है, ठीक है,
सो उनकी एबिलिटी, जो लर्निंग एबिलिटी है, जो लर्निंग कैपेबिलिटी है, वो उस पर क्या इफ़ेक्ट हुआ है, वो इंक्रीज़ हुई है, डिक्रीज़ हुई है। सो आप यहाँ पर क्या करोगे, ये है दैट यू विल ऑब्जर्व दोज कॉलेज स्टूडेंट्स। तो आप उन कॉलेज आपने ICT टूल्स प्रोवाइड कराया, उससे आप लर्न करवा रहे हो, उन जो भी क्लासेस हैं, लेक्चर्स हैं, वो आप दे रहे हो, एंड बाद में उनकी कैपेबिलिटी आप देखोगे। ठीक है, कैपेबिलिटी कैसे देखोगे? बाय ऑब्जर्विंग। अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन आप कैसे करोगे? ऑब्जर्वेशन कैसे होगा? बाय टेकिंग टेस्ट। आप उनका टेस्ट लोगे, उनकी इंटरनल असेसमेंट करोगे, उसके बेसिस पे आपका एबिलिटी, जो भी उनकी लर्निंग एबिलिटी है, वो सामने आ जाएगी, राइट। सो आपने यहाँ पर एविडेंस के बेसिस पे, ऑब्जर्वेशन करके, एक्सपेरिमेंट करके ही जो हाइपोथेसिस है वो निकाला है। नाउ statistical hypothesis which can be verified statistically when researcher use statistics for data collection and data analysis. So statistical hypothesis से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर statistics कुछ यूज़ हुआ है, राइट। जब आप अपने hypothesis को statically वेरीफाई करते हो, ठीक है, एंड डेटा कलेक्शन या डेटा एनालिसिस में स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ हिमालयन पीपल, सो हिमालयन पीपल हैं, एंड यहाँ पर सारे के सारे देखिए कितने सारे हिमालयन स्टेट्स हैं, ठीक है, कितने नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में कितने हिमालयन स्टेट्स हैं। सो आप सबकी एज अ पॉपुलेशन आप सबको तो नहीं ले सकते हो। अगर आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकालनी है, ठीक है, रेशियो निकालना है कि कितना लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, तो आप क्या करोगे कि आप पॉपुलेशन में से सैम्पल चूज़ कर लोगे, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सपोज दैट कि 500 आपने हिमालयन पीपल को चूज़ किया, एंड उसमें से आप 100 को एज अ सैम्पल चूज़ कर लोगे, ठीक है। सो उन 100 को एज अ टेस्ट करोगे, उन 100 को आप टेस्ट करोगे, तो उससे आपको उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मिलेगी, एंड फर्दर यू विल जनरलाइज दैट ऑन 500 पीपल। तो आप उसको जनरलाइज कर दोगे, उस थ्योरी को, जो भी आपका रिजल्ट आया है, उसको आप बाकी के हिमालयन पीपल पे जनरलाइज कर दोगे, राइट। आई होप सो यू अंडरस्टैंडिंग। तो हिमालयन पीपल बहुत सारे होंगे, ठीक है, आप सबके एज अ सैम्पल तो सबको नहीं ले सकते हो। यू विल चूज़ पॉपुलेशन, देन फर्दर आप उसमें से सैम्पल चूज़ करोगे, एंड उस सैम्पल्स के बेसिस पे आप डेटा कलेक्शन करोगे, उन्हीं से 100 से, एंड 100 से करने के बाद में आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है हिमालयन पीपल का, वो आपको निकल के बाहर आ जाएगा, आपका जो डेटा एनालिसिस है वो आ जाएगा, राइट। सो आई होप सो आपको समझ में आया है आज का जो भी सेशन रहा है हाइपोथेसिस इन डिटेल में। सो आगे के जो भी सेशंस होंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, एंड सून आई एम गोइंग टू स्टार्ट कम्युनिकेशन लेक्चर्स ऑल्सो, जो भी पेपर 1 में है कम्युनिकेशन, उस पर मैं जल्द ही, बहुत जल्द उस पर लेक्चर्स लेके आने वाली हूँ। एंड इस सेशन में या इसके पहले प्रीवियस सेशन में अगर आपने देखा है एंड यू आर फेसिंग सम डिफ़िकल्टी, तो आप उसको अपनी क्वेरीज जो हैं वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, एंड आई ट्राई कि मैं उसका जवाब दे सकूँगी, आपको जल्द ही देने की कोशिश करूँगी। सो बेस्ट ऑफ लक एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please subscribe, like and share to my channel Exam Addict.